अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल। उसका जो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने लगे हैं लिपिड्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अगर आप लिपिड्स को देखें तो इसकी 5 अक़साम आपको मिलेंगी। फास्फोलिपिड्स, असाइल ग्लाइसरोल, वेक्सेस, टर्पिनाइड्स, स्फिंगोलिपिड्स। ये पांचों की पांचों जो है ये लिपिड्स की अक़साम हैं। आज हम इन पांचों अक़साम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड्स को अगर देखें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है। अच्छा, तो इसलिए इसको इंटीग्रल पार्ट मतलब कि बहुत ही अहम हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का। अगर फास्फोलिपिड्स को देखें तो डेरिवेटिव ऑफ फास्फोटिडिक एसिड्स है। अब फास्फोटिडिक एसिड्स क्या होता है? फास्फोटिडिक एसिड, फास्फोलिपिड्स जो है फास्फोटिडिक एसिड से बना हुआ है। फास्फोटिडिक एसिड को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मज़ीद आगे जाकर उसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने इसको याद रखना है कि ये उसका डेरिवेटिव है। किसका? फास्फोलिपिड्स का जो है ये डेरिवेटिव है। अच्छा, फास्फोटिडाइल कोलिन को लेसिथिन भी कहते हैं। फास्फोटिडाइल कोलिन को लेसिथिन, इसका दूसरा नाम लेसिथिन है। अब जो फास्फोलिपिड्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोलिन से बना हुआ है। ठीक है, इस मज़ीद स्ट्रक्चर मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अभी आगे स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोटिडिक एसिड सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि ये जो लिपिड जो है फास्फोलिपिड, ये फास्फोटिडिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये किस चीज़ का बना हुआ है फास्फोटिडिक एसिड। फास्फोटिडिक एसिड की स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे तो 3 किस्म के आपको यहाँ पर कंपाउंड्स मिलेंगे। एक ग्लाइसरोल मिलेगा आपको, 2 फैटी एसिड्स मिलेंगे और एक फास्फोरिक एसिड मिलेगा। फास्फोरिक एसिड, फैटी एसिड्स 2 और एक ग्लाइसरोल, ये जो है क्या कहलाते हैं? फास्फोटिडिक एसिड कहलाता है। अच्छा, अब ये तीनों जब इसके साथ ऐड किया जाए नाइट्रोजिनस बेस, इन तीनों के साथ जब नाइट्रोजिनस बेस ऐड किया जाए तो फिर ये बनता है फास्फोलिपिड। समझ में बात आ गई कि ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स और फास्फोरिक एसिड जब ये तीनों मिलते हैं तो फिर ये फास्फोटिडिक एसिड बनता है। और फिर इनके साथ नाइट्रोजिनस बेसिस का एडिशन किया जाए तो फिर ये फास्फोलिपिड बनता है। ये तो ओवरऑल है, सरसरी मैंने आपको बता दिया। अब आपने याद रखना नाइट्रोजिनस बेसिस बहुत सारे अक़साम के हमारे पास होते हैं। कोलिन, इथेनॉल अमाइन और सेरीन, इस तरह के बहुत सारे जो हैं ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं। तो हम जो नाइट्रोजिनस बेस आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कोलिन। इसी बुनियाद पर मैंने आपको बताया कि फास्फोटिडाइल कोलिन इसको कहा जाता है। ठीक है, फास्फोटिडाइल कोलिन, क्योंकि फास्फोटिडाइल कोलिन ये जो है लिविंग एनिमल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो कि मौजूद होता है और बहुत सारे फंक्शन हो रहते हैं। तो इसलिए हम कोलिन, अगर हम इसके अलावा इथेनॉल अमाइन और सेरीन वगैरह भी पुट कर दें तो फिर ठीक है, वो भी फास्फोलिपिड बन जाएगा, लेकिन वो लिविंग एनिमल्स में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम कोलिन नाइट्रोजिनस बेस इस्तेमाल करेंगे फास्फोलिपिड की प्रिपरेशन में। तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स और एक फास्फोरिक एसिड, ये मिलेंगे तो फिर जाकर बनेगा क्या? फास्फोटिडिक एसिड। अब कैसे बनेगा आपने गौर से देखना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर देखें कि CH2OH एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल, इसी तरह CHOH ये दूसरा, ठीक है, इस तरह CH2OH। तो अब ये 3 जो हैं क्या हैं?
ये ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, ये CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है दो फैटी एसिड इसके साथ अटैच्ड है, ये वाली आप देखें OHC डबल बॉन्ड OR OHC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, फैटी एसिड्स है। दो फैटी एसिड्स हो गए, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये इसका कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल, दो फैटी एसिड्स। और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या कहा कि फास्फोरिक एसिड भी अटैच्ड है। तो फास्फोरिक एसिड कहाँ पर अटैच्ड है, आप ये देखें, जिसमें कार्बन नंबर 3 है वहाँ पर आपको OHP डबल बॉन्ड O OHO, तो ये फास्फोरिक एसिड। तीनों चीज़ें हो गई, ग्लाइसरोल, दो फैटी एसिड्स और एक फास्फोरिक एसिड, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या क्या बनाएंगी, फास्फोटिडिक एसिड। तो इसका मतलब है कि फास्फोलिपिड की फॉर्मेशन में जो है फास्फोटिडिक एसिड यूज़ हो रहा है। तो इसी बुनियाद पर हम फास्फोलिपिड का इसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो जब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे इन तीनों के मिलाप से, तो फिर ये जाकर बनेगी CH2O C डबल बॉन्ड OR CHOH। अब ये कैसे, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, इस तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से OH, तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। जब ये तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगी, आप देखें गौर से, CH2 यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, और यहाँ से OH निकल गया तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा और कार्बन आ जाएगा ये वाला, तो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगी तीनों मॉलिक्यूल्स की। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम नाम देते हैं फास्फोटिडिक एसिड का नाम देते हैं। अच्छे तरीके से सुन लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा बनाया है फास्फोटिडिक एसिड को। अब फास्फोटिडिक एसिड मैंने ये दोबारा से ड्रा कर दिया, जो ये मैंने आपको बताया है, वाटर के रिमूवल के बाद जो स्ट्रक्चर बनी थी फास्फोटिडिक एसिड की, हूबहू मैंने यहाँ पर वैसे ही बना दिए। अब इसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि एक और चीज़ आएगी, एडिशन करेगी, कोलिन, नाइट्रोजनस बेसिस आएगा, कोलिन हम लेंगे। तो जब इस फास्फोटिडिक एसिड के साथ कोलिन को ऐड करेंगे, कोलिन की स्ट्रक्चर ये होती है OH CH2 CH2 NCH3, ठीक, NCH3 CH3 CH3, 3 दफ़ा, मतलब कि तीनों तरफ से जो आपको मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा नाइट्रोजन के। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोलिन कहते हैं। अब यहाँ पर आप इथेनोलामाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप सेरिन भी ले सकते हैं, और उस तरह के और बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, कोलिन। क्यों कोलिन लिया है, क्योंकि हमारे पास जो फास्फोलिपिड बनना चाहिए वो कोलिन का होना चाहिए, फास्फोटिडाइल कोलिन बनेगा फिर इससे, और फास्फोटिडाइल कोलिन लिविंग एनिमल्स में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कोलिन लेंगे एज ए नाइट्रोजनस बेसिस। तो आप जब इस फास्फोटिडिक एसिड के साथ कोलिन को ऐड करेंगे तो फिर से जो है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगी, गौर से देखें, CH2O, ये सारा का सारा वही OR, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये सारा का सारा वही, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। देखें आप, OP डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया तो O रह गया, और फिर O रह गया, यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकल गया तो यह कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। बात समझ में आ गई, बाकी सारी स्ट्रक्चर हूबहू वही है। अब जो भी मैंने आपको समझाया है यहाँ तक, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप गौर से देखें कि हमने ग्लाइसरोल लिया, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल लिया ये वाला, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल, एक जो है फास्फोरिक एसिड लिया, इस तरह एक जो है कोलिन का मॉलिक्यूल लिया नाइट्रोजनस बेस, और दो क्या लिए, फैटी एसिड्स। ये चारों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो फिर इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, फास्फोटिडाइल कोलिन का नाम देंगे। दोबारा देखें, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल लिया, एक फास्फोरिक एसिड लिया, ठीक है, एक कोलिन का मॉलिक्यूल लिया और एक दो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल लिए। इन चारों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो फास्फोटिडाइल कोलिन कहलाएगी। शुरू में क्या लिया था हमने, ग्लाइसरोल, दो फैटी एसिड्स और फास्फेट, ये तीनों मिलके फास्फोटिडिक एसिड बनाए। अब ये फास्फोटिडिक एसिड के साथ क्या मिल रहा है, कोलिन का मॉलिक्यूल मिल रहा है।
जब ये मिल जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, फास्फोटिडाइल कोलिन कहलाएगा। ये तो आपका हो गया क्या, फास्फोटिडाइल कोलिन की स्ट्रक्चर। ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अगर इसको मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश करूं तो आप गौर से देखें। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को आपको कंबाइन करके समझा दूं सारी स्ट्रक्चर को, तो आप यहाँ देख ले गौर से। हमारे पास ये ओवरऑल जो है फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल किस तरह से होगा। फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इस तरह से आपके पास होगा। इसके दो हिस्से होंगे, एक हेड का रीजन होगा ये वाला, ठीक है, दूसरा जो रीजन होगा उसका टेल रीजन होगा। इस हेड रीजन में आप गौर से देखें तो आपको जो है ये आप क्या करेंगे, इसको हाइड्रोफोबिक का नाम देंगे, सॉरी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ये वाटर अट्रैक्टिंग है, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, पोलर पार्ट कहलाता है, पोलर रीजन होता है किसका, फास्फोलिपिड का। इसी तरह अगर आप इसके टेल रीजन को देखें तो ये नॉन पोलर है, पहली बात नॉन पोलर है, और ये क्या है, दूसरी बात जो ये आपका ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है कि ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट या फिर कोलिन वगैरह, ये कहाँ पर अटैच है। अगर हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन में आपको सबसे पहले आपको जो है क्या मिलेगा, ग्लाइसरोल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके साथ जो होगा वो फॉस्फेट होगा, और फिर उसके बाद जो आपको कोलिन मिलेगा। हेड रीजन पर ये तीनों चीज़ों की, ये अक्सर औकात जो है ये पूछे जाते हैं एमडीकेट्स में, और इस तरह एमसीक्यूज़ के तौर पर। आप अगर कोई बोर्ड का पेपर दे रहे हैं या फिर अगर कहीं पर कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हेड रीजन पर क्या होता है, ग्लाइसरोल होता है, ठीक है, फॉस्फेट होता है और कोलिन होता है। इसी तरह अगर टेल रीजन की बात करें तो बाकी क्या रह गया, ग्लाइसरोल भी हो गया, फॉस्फेट भी हो गया, कोलिन भी हो गया, फैटी एसिड्स रह गए। तो फैटी एसिड्स जो हैं आपको ये कहाँ पर मिलेंगे, दो फैटी एसिड्स ये आपको टेल रीजन पर मिलेंगे। तो ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है कि हेड रीजन पर क्या क्या होता है और टेल रीजन पर क्या होता है। अब ये दो फैटी एसिड्स हैं टेल में। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये कर्व है, एक फैटी एसिड में कर्व है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है इसको किंक बोलते हैं। और ये यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें जो है कर्व आ जाता है, किंक आ जाता है। और फिर ये कौन सा रीजन होता है, आपने याद रखना है कि ये अनसेचुरेटेड पार्ट है, ये अनसेचुरेटेड पार्ट है, और इसमें जो है ये सेचुरेटेड रीजन है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर लिपिड्स की दूसरी क्लास असाइल ग्लाइसरोल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन, इसकी कंपोजिशन जो है वो फैटी एसिड्स, कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। अब आप यहाँ पर गौर करें, देखें कि दो किस्म के अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जब मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था या फिर आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो होमोजीनस स्ट्रक्चर हैं, होमोजीनस कंपाउंड्स हैं। और जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्या है, हेट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं। अब आपको यहाँ पर फ़र्क का पता चल जाना चाहिए कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप गौर करें, प्रोटीन्स के लेक्चर में जाएं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में जाएं तो वो एक ही किस्म के जो है सब यूनिट से बने हुए थे, जबकि यहाँ पर जो है आप देखें कि फैटी एसिड्स के साथ ग्लाइसरोल मौजूद है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अल्कोहल्स आपको मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फैटी एसिड्स होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ग्लाइसरोल, तो ग्लाइसरोल की जो कंपोजिशन है दो किस्म के अलग अलग कंपाउंड्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल, अल्कोहल, एक एसिड है दूसरा अल्कोहल है। तो जब भी कभी एसिड और अल्कोहल मिल जाएं तो फिर ये एस्टर कंपाउंड्स कहलाते हैं। आपने यहाँ पर याद रखना है कि एस्टर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड्स जिसमें
अल्कोहल और एसिड की कंपोजिशन आपस में कंबाइन हो जाएं, कंपोज कर जाएं, तो फिर उस कंपाउंड उन कंपाउंड को क्या कहते हैं, एस्टर कंपाउंड्स कहा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, आप देखें C2H5OH ये एक अल्कोहल है, इसी तरह CH3COOH ये एक एसिड है। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो वाटर की रिमूवल होगी, और वाटर के रिमूवल के बाद जो है क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, इथाइल एसीटेट, एस्टर कंपाउंड है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जब मैंने आपको बताया था कि फास्फोलिपिड, हमने इसकी पहली टाइप पढ़ी थी लिपिड की, फास्फोलिपिड की, तो वहां पर मैंने आपको बताया था फास्फोलिपिड की जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप थी वो थी फास्फोटिडाइल कोलिन, जो कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में अहम किरदार अदा कर रही थी लिविंग एनिमल्स की। इसी तरह जब हम असाइल ग्लाइसरॉल पढ़ रहे हैं, लिपिड की दूसरी टाइप असाइल ग्लाइसरॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो असाइल ग्लाइसरॉल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइल ग्लाइसरॉल जो वो ट्राइग्लाइसरॉल है, असाइल ग्लाइसराइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। ये एक ही कंपाउंड के 3 नाम हैं, और ये जो असाइल ग्लाइसरॉल की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो क्या है, असाइल ग्लाइसरॉल की जो है वो इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसरॉल, ट्राई असाइल ग्लाइसराइड या फिर न्यूट्रल लिपिड, ये तीनों नाम, इसको तीनों नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइल ग्लाइसरॉल है जिसको ट्राई असाइल ग्लाइसराइड कह रहे हैं या फिर ट्राई ग्लाइसरॉल कह रहे हैं, तो वो जो है 2 किस्म के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स। एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे तो फिर ये जो क्या बनेगा आपका ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, न्यूट्रल लिपिड या फिर ट्राई असाइल ग्लाइसराइड बनेगा। तो इसकी अगर हम कंपोजिशन को देखें तो एक असाइल, एक जो है ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल 3 कार्बन। अब असाइल आपको ग्लाइसरॉल के बारे में पता होना चाहिए कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एक कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये आपका ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल मिलेगा तो फिर ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखें, अगर वहाँ पर समझ में नहीं आया तो ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 से, तीनों में से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, और 3 जो फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ये 1, 2, 3, इन तीनों फैटी एसिड्स में से हाइड्रोक्सिल निकलेगा। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, आइंस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, तो फिर ये क्या बना देंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, इसके नतीजे में होगा। और जब वाटर निकल जाएगा तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगा, यहाँ पर कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन तीनों में ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और जो कंपाउंड बना है इसको ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल या ट्राई असाइल ग्लाइसराइड या फिर न्यूट्रल लिपिड का नाम दिया जाता है। यहां तक इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस में देखें तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि फास्फोलिपिड में जो फास्फोटिडाइल कोलिन था वो फास्फोलिपिड क्या कर रहा था, फास्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कर रहा था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है असाइल ग्लाइसरॉल की, ये डाइटरी लिपिड है, मतलब कि फूड में मौजूद होता है, आपके फूड में अवेलेबल होता है। कौन सी फूड में, वेजिटेबल में और एनिमल फैट्स में, वहां पर एनिमल की चर्बी जो होगी वहां पर, और जो वेजिटेबल ऑयल है जो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहां तक। अच्छा, अब इसकी लिपिड की तीसरी अगर टाइप की बात करें तो वैक्स, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, कोट कहते हैं कि आउटर कवरिंग को। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लिविंग एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मौजूद होता है सरफेस पर, और ये उसकी सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एनी एनवायरमेंटल डैमेज से। कोई भी अगर एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई है हार्ड या टफ, तो फिर उससे ही आप उसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बचाएगा। जैसे कि फ्रूट्स के ऊपर कवरिंग होती है या फिर लीव्स के ऊपर जो कवर होता है उसको ये क्या करता है, थिकनेस लीव्स की होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस के दौरान मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इंसुलेशन के तौर पर काम करता है, और इसी तरह जो है एक्ट एज अ वाटर बैरियर, और वाटर बैरियर के तौर पर भी ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो कौन सी है, आपने बताना है कि वैक्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलेशन के तौर पर कौन सा जो है लिपिड की टाइप इस्तेमाल होती है, तो आपने बताना है कि वैक्स। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन वाटर बैरियर का भी पूछा जा सकता है कि वाटर बैरियर का जो क्या नाम है लिपिड है वो कौन सी टाइप है, तो फिर आपने बताना है कि वैक्स। इसी तरह एक और भी इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और एब्रेसिव इंजरी। अगर कोई जख्म हो गया है तो उस जख्म को भी, इंजरी को भी आपको जो है ये बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, वहां से बचा सकता है। ठीक है, यहां तक। अच्छा, अब अगर हम इसकी केमिकल डेफिनेशन देखें, और केमिकल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्स की केमिकल डेफिनेशन क्या है, तो आपने क्या कहना है कि मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन। ठीक है, अब अल्केन का एक लॉन्ग चेन होगा और उसमें कार्बन की तादाद कितनी होगी, और कार्बन ओड नंबर में होगा, 25 से लेकर 35 तक इसकी तादाद हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है कार्बन की ओड नंबर में, 25 से लेकर 35 तक ये कहीं पे भी हो सकता है। तो लॉन्ग चेन होगा, एक लंबा जो है चेन होगा कार्बन का। अब देखो यहाँ पर अल्केन मौजूद है, अल्कोहल भी हो सकता है, और इसके अलावा कीटोन्स भी हो सकते हैं, और एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का एक लॉन्ग चेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने दोबारा से गौर से देखना है कि जब मैंने आपको बताया कि लिपिड्स जो है ये हेट्रोजीनस कंपाउंड है, तो हेट्रोजीनस का मतलब हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको कंपाउंड्स एक साथ मिलेंगे कंबाइन होकर। तो आप यहाँ पर देखें कि अल्केन मौजूद है, एक कंपाउंड हो गया, इसी तरह अल्कोहल दूसरा कंपाउंड हो गया, कीटोन तीसरा हो गया, और इसी तरह फैटी एसिड्स का लॉन्ग चेन एस्टर्स का जो है ये भी हो सकता है। तो देखो इतने बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स अलग अलग मौजूद हैं, तो इसलिए जो है इसको क्या नाम दिया जाता है, हेट्रोजीनस कंपाउंड का नाम दिया जाता है। इसके बाद अगर लिपिड की चौथी टाइप की बात की जाए तो वो है टर्पिनाइड्स। और टर्पिनाइड्स किस चीज़ का बना होता है, मेड अप ऑफ आइसोप्रिनाइड सब यूनिट्स। अब ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं, मतलब कि ये एक ही तरह की स्ट्रक्चर होगी और बार बार यही स्ट्रक्चर कंबाइन होकर जो है आपका टर्पिनाइड्स बनाया हुआ होगा। और ये स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, बिल्कुल हुबहू इस तरह से आप देख रहे हैं, H2 CH2 CH3 CH CH2 इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। और ये एक यूनिट है, इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स जो हैं कंबाइन होकर जो है एक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे लिपिड, जिसको हम टर्पिनाइड्स का नाम देते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो बिल्कुल इस तरह से होगी, आप गौर से देखें, इस तरह से एक स्ट्रक्चर, फिर इस तरह से जो है एक दूसरी स्ट्रक्चर इस तरह, ठीक है, इस तरह, फिर इस तरह बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक जो है लिपिड बनाया होगा, जिसको टर्पिनाइड्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है आपसे पूछी जा सकती है इसके बारे में। तो इसमें जो है आपको टर्पिनाइड्स की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी यूनिट से बना होता है, तो आपने कहना है कि आइसोप्रिनाइड सब यूनिट से बना होता है। और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिसमें जो है टर्पिनाइड्स मौजूद होते हैं। स्टेरॉइड्स, ये हार्मोन्स हैं, वहाँ पर आपको टर्पिनाइड्स मिलेंगे। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, ये स्टीरोल है, ये वहाँ पर आपको टर्पिनाइड्स मिलेंगे, टर्पीन्स में मिलेंगे, रबर है, इसके अलावा कैरोटिनाइड्स है, इन तमाम चीज़ों में जो आपको टर्पिनाइड्स मिलेंगे। अब आखिर में एक टाइप रह गई है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स को अगर देखें तो फाउंड इन ऑल मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यूज, ये आपको ब्रेन में मिलेंगे। ब्रेन में बहुत सारे नर्व टिश्यूज होते हैं, तो वहां पर जो है आपको कौन सी टाइप मिलेगी लिपिड की, स्फिंगोलिपिड्स। अब आपने ये चीज़ अपने जहन में फिट कर देनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम के तमाम जो है आपके लिपिड्स हैं वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो नर्व टिश्यूज चूँकि बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसलिए जो है उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ पर जो है आपको स्फिंगोलिपिड्स ने क्या किया होगा, प्रोटेक्शन दी हुई इस तरह से। अच्छा बच्चों, आपने याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, एमडीकेट्स में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट में मुख्तलिफ टाइप्स अलग अलग से आ सकती हैं, और ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको याद करना है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो काइंडली मेरे इस जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और इंशाल्लाह आपको जो इस तरह की मज़ीद वीडियोस दूंगा। और अगर इस टॉपिक में अगर कोई आपको
दुश्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फारिग वक्त में मैं आपको उसका जो आंसर ज़रूर दूंगा। शुक्रिया।